भारत और बांग्लादेश ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं हैं, इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर हाल ही में बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने इस रिश्ते को कह सकते हैं कि एक अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर किसी बड़े संकट की आहट। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीतिक भूचाल था कितना बड़ा, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे हम बीएनपी कहते हैं, उसने 300 में से 209 सीटें जीत लीं। मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये तो एक सियासी सुनामी थी। 2/3 बहुमत, इसने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। और इस पूरे तूफान के सेंटर में कौन है? एक नाम, तारिक रहमान। सोचिए 17 साल के लंबे सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल के बाद उनकी वापसी हुई है और आते ही इतनी बड़ी जीत। ये तो बांग्लादेश की राजनीति में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। पिछले 15 सालों के उस दौर में जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता था। और आज की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना ही होगा। ये वो दौर था शेख हसीना का दौर, जब एक दशक से भी ज्यादा समय तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जबरदस्त ऊंचाइयों पर थे। दोनों सरकारें इसे सोनाली अध्याय या गोल्डन एरा कहती थीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि सहयोग का ऐसा लेवल ऑफ कोऑपरेशन पहले कभी देखा ही नहीं गया था। और देखिए, इस स्वर्णिम युग में हुआ क्या सालों बल्कि दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद सुलझाए गए। सिक्योरिटी कॉपरेशन इतना बढ़ा कि उग्रवाद पर लगाम लग गई। भारत ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों डॉलर की मदद दी। मतलब आप देखिए, एनर्जी से लेकर ट्रेड तक हर फील्ड में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? इस करीबी दोस्ती का भी एक दूसरा थोड़ा धुंधला पहलू था। जैसा कि एक एनालिस्ट अविनाश पालीवाल कहते हैं, भारत को जो फायदे मिले वो एक पिर्रिक विक्ट्री थी। मतलब एक ऐसी जीत जिसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो वो कीमत क्या थी? यही वो विरोधाभास है। एक तरफ भारत को स्ट्रेटेजिक गेन्स मिल रहे थे, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में आम लोगों के बीच ये परसेप्शन बन रहा था कि भारत एक तानाशाही होती जा रही सरकार को सपोर्ट कर रहा है। और इसी वजह से जमीनी स्तर पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फिर आया वो पल जब सब कुछ बदल गया। अगस्त 2024 और शेख हसीना सरकार का अचानक नाटकीय तौर पर पतन। यहीं से ये पूरी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। तो हुआ ये कि एक स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, मतलब छात्रों का आंदोलन, देखते ही देखते एक जन विद्रोह में बदल गया। और नतीजा? प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने शरण ली भारत में। बस इस एक घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐसी गहरी दरार डाल दी जिससे भरना शायद बहुत मुश्किल होने वाला था। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। सबसे पहले हसीना का भारत में शरण लेना ही एक बहुत बड़ा सोर पॉइंट बन गया। फिर एक के बाद एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे, बॉर्डर पर तनाव बढ़ने लगा, हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव से बैन कर दिया गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि नवंबर 2025 में उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब आते हैं हाल के चुनावों पर। इन चुनावों को एक मौके की तरह देखा जा रहा है, एक नई शुरुआत का मौका। लेकिन ये मौका बहुत नाजुक है। तो सवाल ये है कि क्या ये चुनाव जमे हुए रिश्तों की बर्फ को पिघला पाएगा? देखिए, चुनाव के बाद कुछ पॉजिटिव साइंस तो जरूर दिखे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिना देर किए तारिक रहमान को फोन करके बधाई दी। जवाब में रहमान ने भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित एक रीसेट की बात की। यहाँ तक कि ढाका ने मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं हैं, ये गुडविल जेस्चर्स हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि शायद दोनों ही तरफ से अब आगे बढ़ने की इच्छा है। लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के बीच हमें ये भी समझना होगा कि आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि कांटों से भरी है। रिश्ते में इतनी गहरी गांठें पड़ चुकी हैं कि उन्हें सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुराने घाव सच में भर सकते हैं? और इसी सवाल के साथ चलिए उन बड़ी बड़ी चुनौतियों को देखते हैं जो सामने खड़ी हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पर्सनल और सबसे पॉलिटिकल मुद्दे से।
तो पहली और सबसे बड़ी रोड ब्लॉक है शेख हसीना का मुद्दा। बांग्लादेश लगातार उनकी एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है, लेकिन भारत का तर्क है कि हसीना पर जो आरोप है वो पॉलिटिकल नेचर के हैं। अब ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक हर्डल बन गया है जहां दोनों ही देशों के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे रिश्ते की नींव को हिला सकता है। अब पॉलिटिक्स से हटकर एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं जो हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहा है, पानी। 1996 की गंगा जल संधि, जो 30 साल पुरानी है, वो अब दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है, और इसका रीनेगोशिएशन एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। और इस मुद्दे पर दोनों देशों के मौक़िफ़ बिल्कुल अलग हैं। बांग्लादेश की चिंता ये है कि उन्हें पूरा पानी नहीं मिल रहा, जिससे उनके यहाँ मरुस्थलीकरण हो रहा है, सुंदरबन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं भारत का पक्ष है कि भाई क्लाइमेट चेंज है, हमारी अपनी डोमेस्टिक ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिबेट नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी का सवाल है। और फिर आती है तीसरी बड़ी बाधा, पिछले दौर के कुछ विवादास्पद इकोनॉमिक डील्स। नई सरकार की एक रिव्यू में भारत के अदानी ग्रुप के साथ हुए एक बड़े पावर डील में गंभीर विसंगतियां मिली हैं। आरोप यह है कि इसमें 50% तक की ओवर प्राइसिंग की गई, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और ये बोझ कितना बड़ा है? सिर्फ 2024-25 के लिए बांग्लादेश के पावर बोर्ड का अनुमानित नुकसान है $4.13 अरब। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये उन आरोपों को और भी ज्यादा वजन देता है कि ये सौदे फेयर नहीं थे। तो अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत और बांग्लादेश का मामला नहीं है, इसका असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ता है। ये एक रीजनल इश्यू है। कैसे? देखिए, एक वक्त था जब जापान, भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत प्रॉमिसिंग स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन इन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने इस त्रिकोण को कह सकते हैं कि अनफास्टन कर दिया, मतलब इसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। तो इसका असर दूसरे मेजर पावर्स पर भी पड़ रहा है। और इन सारी दिक्कतों की जड़ में क्या है? गहरा आपसी संदेह। एक तरफ भारत को लेके ये परसेप्शन है कि वो एक हेजेमोनिक पावर, यानी अपना दबदबा बनाने वाला देश है। वहीं भारत को हमेशा अपने राइवल्स द्वारा घेरे जाने का डर रहता है। बांग्लादेश अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। तो जब तक ये परसेप्शंस और प्रेशर्स हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक एफर्ट पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। तो यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती है, इसका कोर चैलेंज। दो देश जिन्हें एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो गहरे अविश्वास और अनसुलझे मुद्दों की वजह से एक दूसरे से दूर हैं, उलझे हुए हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिकता इतिहास के इस भारी बोझ पर हावी हो पाएगी? साउथ एशिया के इस सबसे क्रिटिकल रिश्ते का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।